नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी धुन बनाते हैं जिसमें जादू है, एक ऐसा संगीत जो किसी के भी कदम थिरकने पर मजबूर कर दे। आप इसे लेकर एक बड़े फिल्म निर्माता के पास जाते हैं और वो कहता है, नहीं, ये बकवास है, ये हमारी फिल्म में फिट नहीं बैठता। आप निराश होते हैं। आप उस धुन को दूसरी फिल्म में आजमाते हैं, वहां भी उसे कचरा समझकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, सालों तक वो धुन स्टूडियो के किसी कोने में धूल फांकती रहती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, वही रिजेक्टेड धुन जिसे निर्देशकों ने कूड़ेदान में डालने लायक समझा था, जब सालों बाद स्क्रीन पर आई तो उसने भारतीय सिनेमा का इतिहास ही बदल कर रख दिया। एक ऐसा गाना जो आज 50 साल बाद भी पार्टियों की जान है। आज की कहानी एक ऐसी ही जिद्दी धुन की है, एक महान संगीतकार के संघर्ष की है और एक ऐसे जादुई गायक की है जिसने इस रिजेक्टेड गाने को अमर बना दिया। तो चलिए समय के पहिए को पीछे घुमाते हैं और चलते हैं 60 के दशक के उस सुनहरे दौर में। साल था 1966। बॉलीवुड में एक फिल्म बन रही थी जिसने तहलका मचा दिया था, तीसरी मंजिल। इस फिल्म के निर्माता थे दिग्गज नासिर हुसैन और इसका निर्देशन कर रहे थे मास्टर फिल्म मेकर विजय आनंद। फिल्म के हीरो थे रॉकस्टार शम्मी कपूर और हीरोइन थी आशा पारेख। गीतों के बोल लिखे थे महान गीतकार मजरूह सुल्तानपुरी ने। इस फिल्म के संगीत की जिम्मेदारी एक युवा और प्रयोगधर्मी संगीतकार को दी गई थी, राहुल देव बर्मन, जिन्हें दुनिया R.D. बर्मन यानी पंचम दा के नाम से जानती है। पंचम दा ने इस फिल्म के लिए एक बहुत ही एनर्जेटिक, तेज और मॉडर्न धुन बनाई और गीत का मुखड़ा भी तैयार कर लिया। उन्होंने गिटार और ड्रम्स का ऐसा इस्तेमाल किया था जो उस दौर से बहुत आगे का था। उन्होंने जब यह धुन निर्माता नासिर हुसैन और निर्देशक विजय आनंद को सुनाई तो उन्होंने कहा, धुन तो अच्छी है लेकिन बहुत ज्यादा तेज है, और वैसे भी फिल्म पहले से ही बहुत लंबी हो चुकी है। अगर हम इस तेज गाने को डालेंगे तो कहानी का फ्लो टूट जाएगा। नतीजा, पंचम दा की उस मेहनत पर पानी फिर गया। उस बेहतरीन धुन को तीसरी मंजिल से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। पंचम दा निराश जरूर थे, लेकिन उन्हें अपनी उस धुन पर पूरा भरोसा था। उन्हें पता था कि यह धुन एक दिन चमत्कार करेगी। अगला साल आया 1967। फिल्म बन रही थी चंदन का पालना। इस फिल्म के निर्देशक थे इस्माइल मेमन। फिल्म की स्टारकास्ट बहुत भारी भरकम थी। ट्रेजेडी क्वीन मीना कुमारी और ही मैन धर्मेंद्र। पंचम दा ने सोचा कि क्यों न इस फिल्म में अपनी उस शानदार धुन का इस्तेमाल किया जाए। उन्होंने मशहूर गीतकार आनंद बख्शी के साथ बैठकर इस धुन पर बोल पूरे लिखवाए। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी दिक्कत थी। चंदन का पालना एक गंभीर, पारिवारिक और इमोशनल ड्रामा फिल्म थी। जब इस्माइल मेमन ने यह गाना सुना तो वो चौंक गए। उन्होंने कहा, पंचम, मेरी फिल्म में मीना कुमारी रो रही हैं, परिवार में टेंशन चल रही है, और आप ये उछल कूद वाला गाना मुझे सुना रहे हो। मेरी फिल्म में ऐसी कोई सिचुएशन ही नहीं है जहां इस गाने को फिट किया जा सके। और इस तरह उस धुन पर एक बार फिर रिजेक्टेड का ठप्पा लग गया। गाना फिर से डिब्बे में बंद हो गया। इसके बाद कुछ साल बीत गए। R.D. बर्मन लगातार कई फिल्मों में संगीत दे रहे थे, हिट्स भी दे रहे थे, लेकिन उनके दिमाग के एक कोने में वो रिजेक्टेड धुन हमेशा बजती रहती थी। वो जहां भी जाते किसी न किसी निर्माता को वो धुन सुनाते, लेकिन बात नहीं बनती। 1970 के आसपास फिल्म रातों का राजा पर काम चल रहा था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा और धीरज कुमार अभिनय कर रहे थे। पंचम दा ने एक आखिरी उम्मीद के साथ इस फिल्म के निर्देशक राजेश नाहटा को भी वो धुन सुनाई। उन्हें लगा कि शायद अब इस गाने को अपना ठिकाना मिल जाए, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। यहाँ भी यह धुन फिल्म की थीम के हिसाब से मेल खाती हुई नहीं लगी। एक संगीतकार के लिए इससे बड़ी हताशा क्या हो सकती है कि उसकी सबसे बेहतरीन रचना को कोई समझने वाला ही न हो। कई लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया, पंचम, इस धुन को भूल जाओ, ये किसी काम की नहीं है, ये कचरा है। लेकिन पंचम दा कहाँ हार मानने वाले थे, और फिर आया वो प्रोजेक्ट जिसने सब कुछ बदल दिया। साल था 1970। बॉलीवुड में एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म का निर्माण शुरू हुआ जिसका नाम था द ट्रेन। यह फिल्म 1967 की मलयालम फिल्म कोचीन एक्सप्रेस का रीमेक थी। इस फिल्म के निर्माता थे रमेश बहल, जिन्हें दिग्गज अभिनेता राजेंद्र कुमार का भी पूरा सपोर्ट था। फिल्म का निर्देशन कर रहे थे अपने शानदार कैमरा वर्क के लिए मशहूर रविकांत नगाइच। सबसे बड़ी बात, इस फिल्म के हीरो थे वो सितारे जिनके घर के बाहर लड़कियों की लाइनें लगा करती थीं। बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना और उनके अपोजिट थीं खूबसूरत नंदा। फिल्म एक सस्पेंस थ्रिलर थी जिसमें एक स्टाइलिश
और दमदार गाने की जरूरत थी। संगीत की जिम्मेदारी एक बार फिर R.D. बर्मन के हाथों में थी और गीतकार थे आनंद बख्शी। लेकिन आपको यह जानकर हैरानी होगी कि फिल्म द ट्रेन के लिए R.D. बर्मन निर्माताओं की पहली पसंद थे ही नहीं। शुरुआत में निर्माता राजेंद्र कुमार और रमेश बहल ने संगीत की जिम्मेदारी मशहूर जोड़ी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को देने का फैसला किया था। उस समय यह जोड़ी सफलता की बुलंदियों पर थी और फिल्म जीने की राह के लिए बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी जीत चुकी थी। लेकिन कुछ कारणों से बात आगे नहीं बढ़ पाई। इसके बाद निर्माताओं ने संगीत के जादूगर सचिन देव बर्मन यानी S.D. बर्मन से संपर्क किया। दादा बर्मन उस समय आराधना की ऐतिहासिक सफलता के बाद कई बड़े प्रोजेक्ट्स में व्यस्त थे। समय की कमी और पुराने कमिटमेंट्स की वजह से उन्होंने भी इस फिल्म के लिए विनम्रता से मना कर दिया। इन दोनों दिग्गजों के मना करने के बाद राजेंद्र कुमार ने फिल्म का संगीत R.D. बर्मन यानी पंचम दा को सौंप दिया। पंचम दा के करियर में यह एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। यह वही दौर था जब उन्होंने कटी पतंग जैसी फिल्मों में अपने संगीत में वेस्टर्न बीट्स और मॉडर्न रिदम्स का शानदार इस्तेमाल शुरू किया था। R.D. बर्मन के इसी नए और आधुनिक संगीत ने द ट्रेन को बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर बनाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस फिल्म की सफलता ने राजेंद्र कुमार और पंचम दा के बीच एक ऐसी मजबूत साझेदारी की शुरुआत की जो आने वाले कई सालों तक कायम रही। और फिर आया वो पल जिसका पंचम दा को वर्षों से इंतजार था। उन्होंने रमेश बहल और रविकांत नगाइच को अपनी वही पुरानी रिजेक्टेड धुन सुनाई। धुन खत्म होते ही स्टूडियो में सन्नाटा छा गया। लेकिन यह सन्नाटा रिजेक्शन का नहीं था, यह उस जादू का सन्नाटा था जो उस धुन ने सब पर कर दिया था। रमेश बहल खुशी से उछल पड़े और जब यह धुन सुपरस्टार राजेश खन्ना को सुनाई गई तो उन्होंने अपनी मशहूर मुस्कान के साथ कहा, यही है वो गाना, इसे बिल्कुल मत छोड़ना। निर्माता और हीरो को धुन और गाना तो पसंद आ गया था, लेकिन अब इसे एक बार फिर सही तरीके से रिकॉर्ड करने की जरूरत थी। दरअसल इससे पहले जब इस गाने पर काम चल रहा था तब इसे मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में रिकॉर्ड जरूर किया गया था, लेकिन वो सिर्फ एक रफ रिकॉर्डिंग थी। वो फाइनल वर्जन नहीं था और उसे पूरी तरह सही तरीके से तैयार भी नहीं किया गया था। इसी वजह से R.D. बर्मन और फिल्म के निर्माता निर्देशकों ने फैसला लिया कि गाने में थोड़ा सुधार किया जाए और फिर इसे दोबारा रिकॉर्ड किया जाए। चूंकि फिल्म द ट्रेन में राजेश खन्ना के लिए प्लेबैक सिंगिंग की जिम्मेदारी रफ़ी साहब निभा रहे थे, इसलिए यह गाना भी उन्हीं की आवाज़ में तय हुआ। पहले वाला रफ ड्राफ्ट भी रफ़ी साहब ने ही गाया था और अब फाइनल रिकॉर्डिंग के लिए भी वही स्टूडियो पहुंचे। पंचम दा ने धुन में कुछ छोटे छोटे बदलाव किए, संगीत को और ज्यादा दमदार बनाया गया। जब रफ़ी साहब स्टूडियो पहुंचे तो पंचम दा ने उन्हें गाने की पूरी सिचुएशन समझाई। रफ़ी साहब ने माइक पकड़ा, म्यूजिक शुरू हुआ और फिर उस रिजेक्टेड धुन पर आनंद बख्शी के वो शब्द गूंजे जो आज भी हर भारतीय के दिल पर राज करते हैं। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया। जब रफ़ी साहब ने इस गाने को दोबारा फाइनल रिकॉर्ड किया तो उन्होंने अपनी आवाज में जो खनक, जो मस्ती और जो जवानी डाली, उसने इस गाने को हमेशा के लिए अमर कर दिया। संभालो मुझको ओ मेरे यारो, संभलना मुश्किल हो गया। जब द ट्रेन सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो दर्शक सिर्फ इस गाने को देखने और सुनने के लिए बार बार टिकट खरीद रहे थे। दिल में मेरे ख्वाब तेरे, तस्वीर जैसे हो दीवार पे। राजेश खन्ना का वो स्टाइलिश अंदाज और मोहम्मद रफ़ी की वो बेमिसाल आवाज, दोनों ने मिलकर ऐसा जादू पैदा किया कि लोग दीवाने हो गए। मैं लुट गया मान के दिल का कहा, कहीं का ना रहा, क्या कहूँ मैं दिलरुबा। जो धुन कभी कचरा समझी गई थी, जिसे तीसरी मंजिल और चंदन का पालना जैसी फिल्मों से बाहर कर दिया गया था, उसी धुन ने 1970 में बॉक्स ऑफिस के सारे रिकॉर्ड हिला दिए। ये जादू तेरी आंखों का मेरा कातिल हो गया। आज 50 साल बाद भी कोई डीजे पार्टी, कोई महफिल और कोई अंताक्षरी गुलाबी आंखें के बिना पूरी नहीं होती। इस गाने का जादू कुछ ऐसा है कि पिछले कई दशकों में इसे दर्जनों बार अलग अलग सिंगर्स और क्रिएटर्स ने अपने अंदाज में रिक्रिएट किया। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि हर बार यह गाना नए रूप में आया, लेकिन हर बार लोगों के दिलों पर अपनी अलग छाप छोड़ गया। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी, शराबी ये दिल हो गया।
उदाहरण के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2012 में रिलीज हुई इस फिल्म में इस क्लासिक गाने को एक युवा रोमांटिक और मॉडर्न अंदाज में पेश किया गया, जिसे आलिया भट्ट पर फिल्माकर नई पीढ़ी के बीच फिर से लोकप्रिय बना दिया गया। गुलाबी आंखें मेरी देखी दीवाना है दिल हो गया। नूर 2017 सोनाक्षी सिन्हा की इस फिल्म के लिए संगीतकार अमाल मलिक और गायिका तुलसी कुमार ने मिलकर इसका एक ऑफिशियल जोशीला और EDM स्टाइल रिक्रिएशन तैयार किया, जिसने क्लब्स में खूब धूम मचाई। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। वहीं YouTube पर युवाओं के बीच बेहद लोकप्रिय सनम बैंड ने इस गाने का एक एकॉस्टिक और दिल को छू लेने वाला वर्जन रिलीज किया, जिसे इंटरनेट पर करोड़ों बार देखा जा चुका है। गुलाबी आंखें जो तेरी देखी शराबी ये दिल हो गया। इसके अलावा आतिफ असलम की वायरल लाइव परफॉर्मेंस से लेकर अनगिनत इंडिपेंडेंट पॉप कवर्स, अकापेला और जैज वर्जन्स तक पुराने बॉलीवुड हिट गानों को नए अंदाज में पेश करने वाले लगभग हर कलाकार की मस्ट डू लिस्ट में यह गाना जरूर शामिल रहता है। लेकिन दोस्तों, सच तो यही है कि भले ही इस गाने को आज कितनी भी बार रिक्रिएट क्यों न कर लिया जाए, पूरे 56 साल बाद भी मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज वाले उस ओरिजिनल वर्जन की बात ही कुछ और है। जो सुकून, जो ठहराव और जो नशा 1970 की उस धुन में है, लोग आज भी उसे उतना ही प्यार देते हैं और शायद हमेशा देते रहेंगे। तो दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं है, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक भी देती है। अगर आपकी काबिलियत या आपके काम को कहीं रिजेक्ट कर दिया जाए तो इसका मतलब ये नहीं कि वह खराब है, इसका सीधा सा मतलब है कि अभी उसे उसकी सही जगह नहीं मिली है। R.D. बर्मन ने अपनी धुन पर भरोसा रखा, हार नहीं मानी और आज वही धुन इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज है। क्या आप इस गाने की यह दिलचस्प कहानी पहले से जानते थे? मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए कि मोहम्मद रफ़ी साहब का गाया हुआ आपका सबसे पसंदीदा गाना कौन सा है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही सिनेमा के अनसुने और दिलचस्प किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और शानदार कहानी के साथ। तब तक के लिए सुनते रहिए अच्छे गीत और मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।